Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to read about dysthymic disorder and cyclothymic disorder. This is the second video from Unit 1, Block 4, MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. So आज हम सिर्फ दो ही टॉपिक के बारे में समझेंगे, एक डिस्थेमिक डिसऑर्डर क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होते हैं इसके, और साइक्लोथेमिक क्या होता है। छोटे वीडियो बनाने की इंटेंशन यही है कि वीडियोस को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं, और छोटे हो तो आप टाइम निकाल सके उनको समझने के लिए। जो भी इस यूनिट से रिलेटेड वीडियोस होंगे उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड यू मे फाइंड ऑल द लिंक्स रिलेटेड टू दिस यूनिट। सो लेट अस स्टार्ट विद डिस्थेमिक डिसऑर्डर। डिस्थेमिक डिसऑर्डर क्या होता है? क्या ये डिप्रेशन से रिलेटेड है, डिप्रेशन से अलग है? आप किन लोगों को डिस्थेमिक डिसऑर्डर से ग्रसित पाएंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ समझने वाले हैं। पहली चीज़ जो आप देखेंगे वो ये कि कम से कम 2 साल तक या 2 साल से ज़्यादा पीरियड तक ये लोग डिप्रेशन के मूड में होते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम दिन भर में ज़्यादातर टाइम इनका डिप्रेशन में ही निकलता है। बहुत सारे दिनों तक ये डिप्रेस्ड ही रहते हैं, और ख़ास तौर से जो इनको पिन पॉइंट करने वाले लोग वो लोग होते हैं जो इनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जिनसे ये जनरली मिलते रहते हैं। उन लोगों का ये कंप्लेन होता है कि ये ज़्यादातर टाइम डिप्रेस रहते हैं, और ये कंडीशन जैसे मैंने बताया 2 साल कम से कम चलना ही चाहिए। 2 साल से ज़्यादा हो, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए ये चीज़। बच्चों और एडोलेसेंट्स में बात करें तो उनका इरिटेबल मूड रहेगा, और ये ड्यूरेशन 1 ईयर तक ही रहेगा। जब भी कोई इंसान डिप्रेस तो हो गई, इस केस में डिस्थेमिक डिसऑर्डर भी एक डिप्रेशन का ही पार्ट है, लेकिन यानी इसमें एक डिप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। लेकिन उसके अलावा आप क्या नोटिस करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। जो नीचे मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें से 2 या 2 से ज़्यादा अगर प्रेजेंट है सिम्टम्स तो ये डिस्थेमिक डिसऑर्डर के अंदर आ जाएगा। जैसे कि पुअर एपेटाइट या ओवर ईटिंग, यानी कि बहुत कम खाना या बहुत ज़्यादा खाना। इनसोम्निया, हाइपरसोम्निया। इनसोम्निया मतलब कम सोना, एंड हाइपरसोम्निया मतलब बहुत ज़्यादा सोना। लो एनर्जी मतलब कम एनर्जी होना, फटीग भी उसी को ही कहते हैं। एंड देन लो सेल्फ एस्टीम, अपने आप को कुछ नहीं समझना, हर बात के लिए निराश हो जाना, अपने आप को डाउन समझना। इनका कंसंट्रेशन पुअर होता है, डिसीजन नहीं ले पाते, इन्हें डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी होती है। ये होपलेसनेस बहुत ज़्यादा फील करते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स इसमें आप देखेंगे। इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम अगर आप हो तो ये इसमें डाल सकते हैं डिस्थेमिक डिसऑर्डर में। अगेन और जो पॉइंट है वो ये है कि 2 साल का पीरियड जो है एडल्ट्स में, और बच्चों और एडोलेसेंट्स में 1 ईयर का जो पीरियड बताया गया है, इसमें जो पर्सन होगा उसमें क्राइटेरिया ए एंड बी में जो सिम्टम्स दिए हुए हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सिम्टम्स नहीं होंगे क्राइटेरिया ए एंड बी में। और 2 महीने से ज़्यादा एट अ टाइम दिखेंगे आपको, मतलब 2 महीने कंसिस्टेंटली उनको क्राइटेरिया ए एंड बी में दिए जाने वाले सिम्टम्स रहेंगे। 2 साल का जो पीरियड है जिसमें वो हमेशा डिप्रेस रहता है उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आप इसमें नोटिस करेंगे वो ये कि जो भी इनके पहले 2 साल होंगे उसमें कोई मेजर डिप्रेसिव एपिसोड नहीं होना चाहिए। एडल्ट्स में 2 साल एंड चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में 1 ईयर। मतलब ये लोगों में जो सिम्टम ऊपर मैंने बताया हैं वो तो हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी उनको डायग्नोस हो चुका है, या और कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो, या पार्शियल रिमिशन में चला गया हो। ऐसी वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो हम इनको डिस्थेमिक डिसऑर्डर में नहीं इंक्लूड करेंगे। अगेन और कौन सी चीज़ें होने पर हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे? अगर वो मैनिक एपिसोड शो करते हैं, या मिक्स्ड एपिसोड, या फिर हाइपोमैनिक एपिसोड। अब ये मैनिक एपिसोड, हाइपोमैनिक, ये क्या है? ये होता है हैप्पी मूड, एक्सट्रीम हैप्पी मूड इज मैनिक एपिसोड। मिक्स्ड एपिसोड मतलब आधे कभी डिप्रेस दिखाई देंगे, कभी बहुत खुश दिखाई देंगे। एंड हाइपोमैनिक मतलब खुश रहेंगे लेकिन मतलब मस्त रहेंगे, ये अलग से दिखेंगे कि इसमें कुछ ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन मैनिक से कम होगी एनर्जी। तो अगर ये वाले भी केसेस हैं तो भी ये डिस्थेमिक में नहीं आएंगे, और ना ही साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर में ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। मतलब कोई और मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगेन अगर इनमें जो डिस्टर्बेंस है वो साइकोटिक डिसऑर्डर की वजह से, क्रॉनिक साइकोटिक डिसऑर्डर जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया होता है या डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है, ये वाली चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये वाली चीज़ें हैं तो हम इनको डिस्थेमिक या साइक्लोथेमिक में नहीं डालेंगे। अगेन और इसमें और क्या आपको देखना होगा?
ये भी आपको ध्यान देना होगा कि इनकी जो मेडिकल कंडीशन की वजह से तो नहीं है जो इनका डिस्टर्बेंस आ रहा है, मूड फ्लक्चुएशन जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हो जाता है, या ऐसा तो नहीं है कि वो सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं या कोई ऐसे ड्रग्स ले रहे हैं जिसकी वजह से होता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, वरना आप इसको साइक्लोथिमिक एंड डिस्थेमिक में नहीं डाल पाएंगे। जो इनका जो क्लिनिकल डिस्ट्रेस दिखाई देगा, क्लिनिकली जिसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं, या इनका जो सोशली लोगों से मिलना, वो आपको इम्पेयर्ड दिखाई देगा। ऑक्यूपेशनली भी इनका फंक्शनिंग बहुत इम्पेयर्ड होगी, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज जो फंक्शनिंग के हैं इनके, उसमें भी ये बड़े कमज़ोर दिखाई देंगे, डिस्ट्रेस्ड दिखाई देंगे। ये आप ज़रूर डिस्थीमिक और साइक्लोथिमिक में देखेंगे। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो हमेशा आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि अरे ये तो सालों साल से मेरे साथ होता आ रहा है, बहुत जब से याद है मैं ऐसा ही हूँ, दुखी इंसान ही हूँ, इस तरह की बातें करेंगे। और ये इनके लिए जो डिप्रेस फीलिंग है वो इनके लिए नॉर्मल चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बड़े परेशान हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर। दे हैव एक्सेप्टेड देयर लाइफ इन दैट मैनर कि हाँ ठीक है, डिप्रेशन है, हम डिप्रेस्ड रहते हैं और हम तो ऐसे ही हैं, हमारी ज़िंदगी ऐसी चलेगी, इस तरह से। और उनको ये लगता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, वो इस तरह से सोचते हैं और फील करते हैं कि वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो हेल्पलेस कंडीशन में फंस चुके हैं, जहाँ से वो छूट नहीं पाएंगे कभी, इस तरह की सोच रखते हैं। ये जो कंडीशन है इसमें माइल्ड से लेके क्रॉनिक डिप्रेसिव सिम्टम्स आप देखेंगे डिस्थेमिक में, और जो डिस्थीमिया का पीरियड है वो 2 से लेके 20 साल तक हो सकता है, 20 से ज़्यादा भी हो सकता है। मीडियन ड्यूरेशन मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 5 साल तो रहता ही है डिस्थीमिया का जो प्रॉब्लम है, वो डिस्थीमिया 5 साल तक आप नोटिस करेंगे। जनरल पॉपुलेशन में ये 3% केसेस में देखा गया है, और जो आउट पेशेंट क्लिनिक में जो आते हैं, ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं, उसमें ये 30% देखे गए हैं डिस्थीमिया के केसेस। कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्थीमिया में हम देखते हैं वो कॉग्निटिव सिम्टम्स देखते हैं, लो सेल्फ एस्टीम देखते हैं, ये हमेशा गिल्टी फील करते हैं और पास्ट को लेकर बहुत सोचते रहते हैं। इनकी इरिटेबल फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आने लगता है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इनमें देखने के लिए मिलेंगे। जो इनका डिप्रेस्ड मूड जैसे कि मैंने बताया वो बहुत लंबे समय तक चलता है, और कभी कभी कई जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी मानने लगते हैं। कुछ रिसर्चर्स इसको मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल देते हैं और बोलते हैं कि ये जो इनका डिप्रेशन है ये बायोलॉजिकली रिलेटेड है। डिस्थीमिया और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अगर बात करें तो ये दोनों कभी कभी एक ही पेशेंट में लाई करते हैं, मतलब एक ही पेशेंट में ये दोनों प्रॉब्लम्स होंगी एक साथ, तो इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बताना कि ये क्या हो रहा है, उसको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो जब ये दोनों एक साथ पाई जाती हैं तो हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं इसको। डिस्थीमिया अगेन देखें तो लोगों को वनरेबल बना देता है कि उनको मेजर डिप्रेशन हो जाए। जिसको डिस्थीमिया होता है बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं कि वो मेजर डिप्रेशन के शिकार हो जाए। और लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, मेजर डिप्रेशन एंड डिस्थीमिया में फ़र्क है। फ़र्क क्या है, जो मेजर डिप्रेशन है उसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती कि किस पर्टिकुलर एज में होगा, लेकिन जो डिस्थीमिया है उसमें एज में मतलब डिस्थीमिया जब भी होगा तो इनका जो एज ग्रुप होगा वो होगा 18 साल से लेके 64 ईयर्स कम से कम। तो 18 ईयर्स की एज में शुरू हो जाएगा इनका डिस्थीमिया का प्रॉब्लम, और 64 ईयर्स तक भी हो सकता है। और ये कंसिस्टेंट सिम्टम्स दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज में कम हो गया, एक पर्टिकुलर एज में ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। ये 18 साल से 64 ईयर्स तक की एज ग्रुप में किसी को भी होगा तो इनके सिम्टम्स स्टेबल होंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, सेम रेट से होते रहेंगे। डिस्थीमिक डिसऑर्डर अगेन ये क्रॉनिक भी हो सकता है, बहुत लंबे समय तक चल भी सकता है, जैसे कि पहले भी हमने समझा है इस चीज़ को। और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, इंटेंस डिप्रेशन होता है इन लोगों को। और जो इंटेंस डिप्रेशन जो होता है वो टाइम लिमिटेड होता है, मतलब ये चीज़ इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये लो फील करते हैं, इनको प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा गंभीर वाला डिप्रेशन है वो टाइम लिमिटेड होता है, हमेशा नहीं रहेगा, कुछ टाइम पीरियड के लिए आएगा एंड देन चला जाएगा। अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो जो सिम्टम्स है ये ऑटोमेटिकली टाइम के साथ ना कम होते जाते हैं डिप्रेशन के। तो ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन के लिए हमें ट्रीट करना पड़ेगा।
नाउ कमिंग टू साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर, क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों को एक साथ में बता दूं और इससे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। जो साइक्लोथेमिक, साइक्लो वर्ड आ गया मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें साइक्लिक फॉर्म में कोई चीज़ हो रही है, इसलिए इसका नाम है साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर। ये भी, इसमें भी वही सेम कंडीशन है जो डिस्थीमिक में थी। एडल्ट्स में एटलीस्ट 2 साल तक ये कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड एडोलेसेंट एंड चिल्ड्रन में एटलीस्ट 1 ईयर तक कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। क्या क्या सिम्टम्स है, क्या होना चाहिए, ये तो मैंने बता दिया। टाइम पीरियड कम से कम 2 साल एडल्ट्स में और बच्चों और एडोलेसेंट्स में कम से कम 1 साल। क्या होना चाहिए? होना चाहिए ये कि इनका हाइपोमैनिक जो सिम्टम्स है और जो डिप्रेसिव सिम्टम्स है ये साइक्लिक फॉर्म में चलेंगे। कभी ये बड़े खुश रहेंगे, कभी ये बहुत ही डिप्रेस रहेंगे, तो ये साइकिल है ना, ये चलती रहेगी, एक के पीछे एक के पीछे एक, कभी खुश कभी दुखी, कभी खुश कभी दुखी, कभी खुशी कभी गम वाली मूवी। सो ये उस तरह का रहेगा। और ये मेजर डिप्रेसिव एपिसोड जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया इस यूनिट का, उसमें जो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के सिम्टम्स बताएं वो नहीं होने चाहिए, उस क्राइटेरिया में ये सेट नहीं होना चाहिए। तो साइक्लोथेमिक का ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है, जो लोग हैं ये क्राइटेरिया ए में जो सिम्टम्स दिए हैं उसके बिना नहीं होंगे मोर देन 2 months एट अ टाइम। तो 2 months तक तो कम से कम इनमें वैसे सिम्टम्स होने चाहिए। अगर ये साइक्लोथीमिया में आपको डालना है तो क्राइटेरिया ए में जो भी सिम्टम्स दिए हुए हैं इसके, वो फुलफिल होने चाहिए और कम से कम 2 महीने तक तो होना ही चाहिए, 2 महीने से कम में नहीं चलेगा। कोई भी मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, मैनिक एपिसोड, मिक्स्ड एपिसोड, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था डिस्थीमिया में, वही सेम इसमें भी बता रहे हैं। ये तीनों चीज़ें भी उनमें नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो आप इसको साइक्लोथेमिक नहीं बोलेंगे। अगेन ये भी वही सेम है जो साइकोटिक डिसऑर्डर है क्राइटेरिया ए में, शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप उसको साइक्लोथेमिक नहीं बोलेंगे। अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो आपको ये इंश्योर करना होगा। अगेन जो सिम्टम्स होते हैं वो डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए किसी भी ड्रग्स के या मेडिकल कंडीशन के। ये भी मैंने ऊपर डिस्थीमिक में बताया था, सेम चीज़ इसमें भी लाई कर रही है। और जो सिम्टम्स है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होने चाहिए, यानी कि ऐसे सिम्टम्स होने चाहिए जो वाकई उसकी सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता हो, तभी आप इसको साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर में डालेंगे। अगर उसकी ये लाइफ पे अफेक्ट नहीं हो रहा तो हम उसको कोई डिसऑर्डर का नाम नहीं देंगे। सो ये दोनों साइक्लोथेमिक एंड डिस्थीमिक थे। डिस्थीमिक में हमेशा डिप्रेस रहता है बंदा, लेकिन साइक्लोथेमिक में एक साइक्लिक फॉर्म में चीज़ें चलती हैं, कभी खुशी कभी गम वाली बात, ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ बता दिया। आई होप आपको मेरे वीडियोज़ यूजफुल लगते हैं। अगर लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें सो दैट सबकी हेल्प हो सके। So thanks for watching. Take care of yourself, stay safe and stay motivated. Take care of yourself. Bye bye.